नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो आने वाले दिनों में बिहार की दिशा और दशा तय करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती को लेकर अब चर्चाएं ज्यादा तेज है और कल ही तेजस्वी के जन्मदिन के अवसर पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव का हाथ ऊपर करते हुए और उनके जन्मदिन को लेकर जो बधाई दी और लोगों से कहा कि ताली बजाकर इनका स्वागत करें, उससे सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ घात कर दिया है। तो बाबा से जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है, कैसे अभी तो बाबा रिश्तों में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कैसे नीतीश कुमार ने घात कर दिया। देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में घात कई तरह के होते हैं। सिर्फ आपको साथ रहने और साथ छोड़ने तक ही घात नहीं कहा जाता है। सत्ता में रहने और सत्ता छोड़ने का से घात नहीं कहा जाता है। घात कई तरह के होते हैं जो तत्काल नहीं, कुछ समय के बाद अपना असर दिखाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का मजे हुए राजनीतिज्ञ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए हमेशा कहीं ना कहीं एक अनबुझ पहेली की तरह रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो नई सरकार बनी है महागठबंधन की, वो सरकार ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता के वोट से बनी है। ये एक संविदा की सरकार है, एक एग्रीमेंट की सरकार है। इस एग्रीमेंट की सरकार में अपने अपने फायदे के लिए दोनों हैं। अगर ऐसा होता कि बिहार की जनता या फिर समान विचारधारा वाले लोग एक साथ हुए होते तो 2020 के चुनाव साथ में लड़े होते, 2017 में अलग नहीं हुए होते। लेकिन पूरी तरह से अगर दोनों के समर्थक इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए और तेजस्वी यादव अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो एक सीट का उपचुनाव कोढ़नी का होने जा रहा है, उस पर दावा ठोक के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका दिया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा घात कर दिया है। अगर इसके पीछे थोड़ा सा जाएं हम लोग, तो आपको याद होगा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश और तेजस्वी दोनों एक साथ आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का लिटमस टेस्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी पर यह गठबंधन भारी पड़ेगा, क्योंकि 7 दलों का यह गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अकेला करके अब उस पर भारी पड़ने की फिराक में है। इसकी संभावनाएं भी प्रबल हो गई थी कि नीतीश कुमार निकल करके दिल्ली में बैठकी लगा रहे थे, अलग अलग दल के नेताओं से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो चीजें बाहर निकल करके आई वो नीतीश कुमार के लिए अच्छी नहीं थी, और जब नीतीश कुमार के लिए अच्छी नहीं थी तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए भी अच्छी नहीं होगी। ये पूरा का पूरा मामला जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के है। इन सारी बातों में अगर आप थोड़ी सी और बारीकी से इस पर सोचना शुरू करें और समझना शुरू करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और तेजस्वी यादव शीघ्र से शीघ्र कुर्सी लेना चाहते हैं। लेकिन दोनों की लड़ाई में नीतीश कुमार कई स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो ये कि दोनों के साथ आने के बाद सबसे पहला झटका तेजस्वी यादव को लगा कि उनके 2 विधायक उनके हाथ से निकल गए। मंत्रिमंडल से भी उनको बर्खास्त किया गया और आगे संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अभी कई लोगों पे कार्रवाई होनी है। लेकिन इन सब के बीच में जो 2 सीटों के उपचुनाव हुए तो ये कहा जाने लगा था कि इन दोनों सीटों पर जीत करके तेजस्वी यादव, चूंकि गठबंधन मजबूत हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के पास अगर दोनों सीटें आ जाती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी कारण से नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों को पर अपने उम्मीदवार उतारने की जिद की और तेजस्वी यादव को मजबूरी में, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, दूसरा अगर दोनों सीट में से एक सीट वो अपने ले लेंगे तो ये तेजस्वी यादव को बुरा लग जाएगा और तेजस्वी यादव को कुछ दिन और इस बात पर टिका करके रखने और आश्वासन देने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। उनके लोगों को भी समझा लिया जाएगा और दोनों सीट तेजस्वी यादव के खेमे में डाल दी है। हालांकि महागठबंधन के कई साथियों ने इस पर अपना आपत्ति भी दर्ज कराया था। आपने सुना होगा जीतन राम मांझी ने कहा था कि कोई भी फैसला अपने कर लेते हैं और हमें जानकारी तक नहीं होती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बने।
लेकिन इन सारी बातों को, इसके परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार पर लगातार ये बात प्रहार हो रहा है। उनके विरोधी से लेकर के समर्थक तक सब कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो गोपालगंज की सीट भी जीत सकते थे, और मोकामा में यदि चुनाव प्रचार में गए होते तो जो बढ़त और बड़ी हो जाती, क्योंकि 20,000 अधिक वोट हर बार से इस बार ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लौकुश समीकरण के बारे में कहा जा रहा था, हमने भारत लाइव पर कल ही खबर दिखाया है, जिसमें हमने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि जिस बूथ पर और जिस क्षेत्र में, जिस प्रखंड में खास करके लौकुश का वोट बैंक बहुत बड़ा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश फैक्टर कहीं ना कहीं काम नहीं किया है, और अब नीतीश कुमार कुढ़नी पर अपना दावा ठोक करके एक बड़ा घात तेजस्वी यादव के साथ करना चाह रहे हैं। आपको बता दूं कि इसके पीछे की कहानी एक ही बात कह रही है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में तेजस्वी यादव की सीट बढ़े। कुढ़नी में हर हाल में ये सीट जो है, यही बात बाबा कुढ़नी चुनाव को लेकर चर्चा में है कि मुकेश सहनी कुढ़नी चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। तो क्या लगता है किसको नुकसान किसको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीधी तौर पे आपने बड़ा अच्छा ही प्रश्न किया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कुढ़नी उपचुनाव में मुकेश सहनी को पहले से अकेले घोषणा क्यों करना पड़ा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और 16 तारीख को नामांकन की बात लगातार उनके जो पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ठोक करके कह रहे हैं कि 16 तारीख को हम नामांकन करेंगे। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कौन लड़ेगा और कौन टक्कर देगा, इस पर बातें शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ हमने आपको पहले ही बताया कि इस सीट पर जदयू ने अपना दावा ठोक दिया है, क्योंकि उसके उम्मीदवार जो हैं वो लगातार वहां तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी को भी इस बात का अंदाजा था, और इसी कारण से उन्होंने महागठबंधन को बिना किसी शर्त के समर्थन किया था कि कुढ़नी, जो कि कहा जा रहा है कि सहनी समाज के वोटरों का एक गढ़ माना जाता है, और मुकेश सहनी आगे की रणनीति में भी मुजफ्फरपुर से एक सीट कम से कम अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि बोझा उनके हाथ से निकल गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों उनके लिए ये जो सीट है वो छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। इन सारी बातों को लेकर के जो तत्काल स्थिति नजर आ रही है कि हर हाल में कुढ़नी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक जो खबर चलाई जा रही है, खबर कहा जा सकता है कि ये खबर किसी दूसरे तरह की खबर है, कहा जा रहा है कि प्लांटेड खबर है, और ये खबर ये है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है महागठबंधन के भीतर में कि मुकेश सहनी को जदयू जो है अपने कोटे की सीट जो वो मांग रही है कुढ़नी, वो देगी, और उसमें दबाव बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी इस सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन ये बातें उतनी ही सत्य है जितना गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल की जीत मानना। आप समझ लीजिए सीधी सी बात कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी चुनाव तो लड़ेंगे ही। उन्होंने अपने उम्मीदवारों का, जैसी हमारी जानकारी है उसके हिसाब से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मुकेश सहनी के पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही है। इसमें जातीय समीकरण से लेकर के अन्य चीजों को देखा जा रहा है, और मुकेश सहनी के कुढ़नी से चुनाव लड़ने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अगर महागठबंधन का सपोर्ट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से मुश्किल होगा। 2020 का रिजल्ट फिर से दोहराया जा सकता है, महागठबंधन की जीत हो सकती है। लेकिन यदि महागठबंधन से 2 उम्मीदवार हुए, यानी कि एक मुकेश सहनी से और दूसरा महागठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक स्टेप आगे मिल जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उंगली डाल करके चेक कर रही है कि महागठबंधन में तपिश कितना है और कितना पानी गर्म हुआ है। जी, भारतीय जनता पार्टी हर बार नए दाव के साथ उतरती है। इस बार भाजपा का क्या नया दाव है? क्या लगता है चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सनी की पिछला 2020 के चुनाव परिणाम को यदि आप देखें तो उस चुनाव परिणाम में जीत हार का आंकड़ा बहुत कम था, और जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 2015 में जब महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उतरा था मैदान में, उस समय वहां से जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। तो सबसे पहली रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की है वहां, और जातीय समीकरण का जो वहां आंकड़ा है, उस आंकड़े को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर अपना एक अलग स्टैंड रखना चाहती है और नए दांव के साथ उतरेगी। गोपालगंज में जिस तरह से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करके
तेजस्वी यादव ने उनके वोट के दायरे को कम किया। हालांकि वोट कम नहीं आए, पिछले चुनाव के बराबर ही वोट थे, लेकिन वैसे उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेला था। अब उस गेम को पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां से उम्मीदवार जो देने जा रही है वो लगभग इन्हीं के बीच से होगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जो 35,000 से 40,000 के बीच में वैसे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोटर है, सवर्णों पर उसका निगाह है, ईबीसी और ओबीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार चर्चा कर रही है। इन सारी चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो एक नए रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी कुर्नी चुनाव में उतरेगी और चुनाव जीतने के लिए उतरेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को इस नजरिए से देख रही है कि कहीं मुकेश सहनी को महागठबंधन का सपोर्ट न मिले, यानी कि महागठबंधन के तरफ से एक उम्मीदवार उतरे और दूसरा उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी से हो। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की इस बार बोझाज की तरह नहीं होगा, बल्कि उसके ठीक उल्टा मुकेश सहनी के चुनाव में खड़ा होने से महागठबंधन को बड़ा झटका लगने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए एक बड़े दांव के साथ भारतीय जनता पार्टी कुर्नी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसको कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी फुल समर्थन है और चिराग पासवान का भी उसमें जो वोट है वो वोट अपने तरफ शिफ्ट कराने की पूरी तैयारी चल रही है। जी, तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है उस उपचुनाव में भी लगातार पार्टियों के अंदर घमासान जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर बात की जाए तो मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुकेश सहनी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और वो तैयारी भी कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दे दिया है। तो देखना ही होगा आने वाले दिनों में इस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ फैसला होता है, कैसे तैयारियां की जाती हैं, इन तमाम चीजों पर अब जो है भारत लाइव की नजर रहेगी और आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।